मेहनत से फायदा उठाना चाहता है। अमीर लोग मुकदमों से बचने और अपनी संपत्तियों की रक्षा करने के लिए अपनी अधिकतर दौलत कॉरपोरेशंस और ट्रस्ट का उपयोग करके छिपा देते हैं। जब भी कोई किसी अमीर आदमी पर दावा ठोकता है तो उसे पता चलता है कि वह कानूनी कवच पहने है और दरअसल किसी भी चीज का मालिक नहीं है। अमीर लोग हर चीज पर नियंत्रण रखते हैं परंतु किसी चीज के मालिक नहीं होते। गरीब और मध्यवर्गीय लोग हर चीज के मालिक बनने की कोशिश करते हैं, इसलिए जब उन पर दावा ठोका जाता है तो वे सरकार या अमीरों पर दावा ठोकने के शौकीन साथी नागरिकों के हाथों अपनी संपत्ति गंवा बैठते हैं। उन्होंने यह रॉबिन हुड की कहानी से सीखा था, अमीरों से छीन लो और गरीबों में बांट दो। कॉरपोरेशन खड़ा करने का पूरा तरीका बताना इस पुस्तक का उद्देश्य नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप किसी प्रकार की वैध संपत्तियों के मालिक हो तो जल्दी से जल्दी किसी कॉरपोरेशन द्वारा प्रदत्त लाभों और सुरक्षा के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करें। इस विषय पर कई पुस्तकें लिखी गई हैं जो विस्तार से इसके फायदे बताएंगी और कॉरपोरेशन गठित करने के लिए आवश्यक पायदानों की जानकारी भी देंगी। गैरेट सटन की पुस्तकें व्यक्तिगत कॉरपोरेशन की शक्ति का बखूबी वर्णन करती हैं। वित्तीय आईक्यू दरअसल कई योग्यताओं और गुणों का मेल होता है। मैं कहूँगा कि यह ऊपर बताई गई 4 तकनीकी योग्यताओं का मिश्रण ही है जिनसे बुनियादी वित्तीय बुद्धि बनती है। यदि आप भारी दौलत की चाह रखते हैं तो इन योग्यताओं के समन्वय से आपकी वित्तीय बुद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। संक्षेप में, कॉरपोरेशन वाले बिजनेस मालिक कमाते हैं, खर्च करते हैं, टैक्स चुकाते हैं। कॉरपोरेशन के लिए काम करने वाले कर्मचारी कमाते हैं, टैक्स चुकाते हैं, खर्च करते हैं। मेरी सलाह है कि आप अपनी संपत्तियों और कारोबारों के चारों तरफ कॉरपोरेशंस के सुरक्षा कवच के बारे में सीखें। इसे अपनी सकल वित्तीय रणनीति का हिस्सा बना लें। अध्याय 4 सबक 4 टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशंस की शक्ति। सार, कई लोग रॉबिन हुड को नायक मानते हैं जो अमीरों से पैसे लेता था और गरीबों को पैसा देता था। अमीर डैडी की यह धारणा नहीं थी, वे रॉबिन हुड को अपराधी कहते थे। हालांकि लोकप्रिय धारणा यह है कि अमीरों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए और गरीबों को पैसे देने चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि यह मध्यवर्ग होता है जिस पर भारी टैक्स लगता है, खास तौर पर शिक्षित उच्च आय वाला मध्यवर्ग। यह कैसे होता है, यह समझने के लिए रॉबर्ट टैक्स का संक्षिप्त इतिहास बताते हैं। इंग्लैंड और अमेरिका में मूलतः कोई टैक्स नहीं था, केवल युद्ध जैसी चीजों के लिए कभी कभार अस्थायी टैक्स वसूल किया जाता था। 1874 में इंग्लैंड ने अपने नागरिकों पर स्थायी इनकम टैक्स लगा दिया। अमेरिका में वह भूमि जहां चाय पर टैक्स की वजह से बोस्टन टी पार्टी प्रतिरोध हुआ था और क्रांतिकारी युद्ध को चिंगारी मिली थी, वहां 1913 में 16वें संशोधन की बदौलत इनकम टैक्स स्थायी बन गया। बहुसंख्यक लोग इन आदेशों के पक्ष में इसलिए थे क्योंकि टैक्स शुरू में केवल अमीरों के खिलाफ लगाए गए थे, लेकिन फिर हालात बदल गए। हालांकि इनकम टैक्स का उद्देश्य अमीरों को दंड देना था, लेकिन अंततः यह उन्हीं लोगों को दंडित करने लगा जिन्होंने इसकी पैरवी की थी, गरीब और मध्य वर्ग। अमीर डैडी ने समझाया कि वे और गरीब डैडी विपरीत ध्रुवों की तरह थे। गरीब डैडी सरकारी कर्मचारी थे और अगर वे अपने आवंटन को खर्च करते थे और लोगों को नियुक्त करके अपने संगठन को ज़्यादा बड़ा बनाते थे तो उन्हें पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन अमीर डैडी जितने कम लोगों को नौकरी पर रखते थे और जितना कम पैसा खर्च करते थे, उनके निवेशक उनका उतना ही ज़्यादा सम्मान करते थे। और जब सरकार फैलती है तो इसके समर्थन के लिए आवश्यक टैक्स डॉलरों की राशि भी बढ़ जाती है। और जब सरकार फैलती है तो इसके समर्थन के लिए आवश्यक टैक्स डॉलरों की राशि भी बढ़ जाती है। गरीब डैडी को सचमुच यह विश्वास था कि सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने और रॉबर्ट की मां ने पीस कॉर्प में काम करते हुए मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस जाने वाले स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया था। ज़्यादा लोगों को नियुक्त करने के लिए वे हमेशा ज़्यादा अनुदान और बजट की मांग करते रहते थे। रॉबर्ट के लिए यह एक चुनौती थी कि वे शहर के सबसे बड़े पूंजीपतियों में से एक की खातिर काम करें और फिर घर पर एक शीर्ष सरकारी अधिकारी के पास जाएं। किस डैडी पर भरोसा किया जाए, यह जानना आसान नहीं था। लेकिन जब रॉबर्ट ने टैक्स के इतिहास का अध्ययन किया तो उन्हें एक रोचक चीज़ पता चली। जब सरकार की पैसे की भूख बढ़ी तो जल्दी ही मध्य वर्ग पर भी टैक्स लगा दिया गया
और वहाँ से यह नीचे की ओर खिसकता चला गया। लेकिन अमीरों ने एक अवसर देखा, क्योंकि वे अलग नियमों से खेलते हैं। कॉरपोरेशंस जो समुद्री जहाज़ों के युग में लोकप्रिय हुए, टैक्स से बचने का तरीका प्रदान करते थे। कानूनी कॉर्पोरेट तंत्र को समझने से अमीरों को एक भारी लाभ मिला और बुद्धिजीवियों से ज़्यादा चतुर बनने की अनुमति मिली। सरकार का आदर्श ये है कि पैसे का अतिशेष नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी आवंटित राशि खर्च करने में असफल रहते हैं तो ये जोखिम रहता है कि आप इसे अगले बजट में गंवा देंगे। दूसरी ओर व्यवसायियों को पैसे बचाने के लिए पुरस्कृत किया जाता है और उनकी कार्यकुशलता की प्रशंसा की जाती है। जब सरकार ने अपने आदर्श जारी रखे और ज़्यादा पैसे खर्च करती चली गई तो ज़्यादा टैक्सों की आवश्यकता पड़ी, इस बार मध्य वर्ग और अत्यंत गरीबों पर। कॉरपोरेशन सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज होता है जिससे एक कानूनी संस्था बनती है। यह दरअसल कोई चीज़ नहीं होती, यह कोई फैक्ट्री या लोगों का समूह नहीं होता। लेकिन कॉरपोरेशन की इनकम टैक्स दर व्यक्तिगत इनकम टैक्स दर से कम होती है। इसके अलावा कॉरपोरेशन को टैक्स चुकाने से पहले कुछ खर्च करने की अनुमति होती है। जो लोग उठकर अपनी नौकरी करने के लिए ऑफिस जाते हैं और टैक्स चुकाते हैं, अगर वे समझ सके कि अमीर लोग खेल को कैसे खेलते हैं तो वे भी ऐसा ही कर सकते हैं। समस्या ये है कि आप किसी नौकरी में जितनी ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं, आपको सरकार को उतना ही ज़्यादा टैक्स देना होगा। टैक्स अत्यंत उन्हीं लोगों को दंडित करता है जिन्होंने उनके पक्ष में पैरवी की थी। अमीरों को दंडित करने के प्रयास शायद ही कभी काम करते हैं, क्योंकि अमीर लोग अपने टैक्स के बोझ को न्यूनतम करने के तरीके खोज लेते हैं। ऐसा ही एक तरीका है इंटरनल रेवेन्यू कोड का अनुच्छेद 1031। इसमें बेचने वाले को किसी मकान या ज़मीन बेचने से हुए मुनाफे पर टैक्स नहीं देना पड़ता, अगर वह उससे महंगा मकान या ज़मीन खरीद लें। जब तक आप पुरानी रियल एस्टेट बेचकर ज़्यादा महंगी रियल एस्टेट खरीदते रहें, तब तक आपको मुनाफे पर टैक्स नहीं देना पड़ता। जो लोग कानून द्वारा दी जाने वाली इन टैक्स बचतों का लाभ नहीं लेते हैं, वे अपनी संपत्ति वाले कॉलम को मजबूत करने का बहुत बड़ा मौका गंवा रहे हैं। जब अमीर डैडी रॉबर्ट को मार्गदर्शन दे रहे थे तो उन वर्षों में वे उन्हें यह सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ज्ञान ही शक्ति है और पैसे के साथ वह भारी शक्ति आती है जिसे बनाए रखने और कहीं गुना करने के लिए सही ज्ञान की आवश्यकता होती है। इस ज्ञान के बिना संसार आपको चारों ओर धकेलता रहता है। टैक्स अधिकारी वह दबंग व्यक्ति होता है जो हमेशा ज़्यादा ले लेगा, बशर्ते आप उसे लेने दें। अपने पैसे से अपनी खातिर काम कराकर उसे ऐसा न करने दें। चतुर टैक्स परामर्शदाता और वकीलों की फीस चुकाने से फायदा होता है, क्योंकि यह सरकार को टैक्स देने से ज़्यादा सस्ता पड़ता है। कानून ना जानना महंगा पड़ता है। लगभग 25 साल के आसपास जब वे मरीन कॉर्प से बाहर निकले और जेरोक्स के लिए काम कर रहे थे, तब रॉबर्ट निराश हुए कि उनके वेतन से कितना ज़्यादा टैक्स कट जाता है। इससे वे 1974 में अपना पहला कॉर्पोरेशन बनाने के लिए प्रेरित हुए। इससे वे रियल एस्टेट में निवेश करने की खातिर आधिकारिक पैसा इकट्ठा करने की फिराक में अपने दिन की नौकरी में ज़्यादा कड़ी मेहनत करने के लिए भी प्रोत्साहित हुए। वे जेरोक्स के शीर्ष सेल्फ पीपल में से एक बन गए। 3 साल से भी कम समय में वे अपने रियल एस्टेट होल्डिंग कॉर्पोरेशन से इतना कमा रहे थे जितना जेरोक्स में काम करके नहीं कमा रहे थे। उनकी कंपनी ने उनके लिए उनकी पहली पोर्श कार खरीदी, जो इस बात का प्रमाण थी कि योजना काम कर रही थी। उन्होंने अमीर डैडी से जो सबक सीखे थे, उनकी बदौलत वे कम उम्र में ही चूहा दौड़ से बाहर निकलने में कामयाब हुए और वे यही करने में दूसरों की भी मदद करना चाहते थे। फाइनेंशियल IQ या वित्तीय बुद्धि से ही यह संभव होता है। यह 4 चीज़ों से बनता है: अकाउंटिंग, वित्तीय साक्षरता या संख्याओं को पढ़ने की योग्यता, और किसी व्यवसाय की शक्तियाँ तथा कमजोरी का आकलन करने की योग्यता। दूसरी चीज निवेश, पैसे से पैसे बनाने का विज्ञान और रणनीतियाँ। तीसरी चीज बाजारों को समझना, मांग और पूर्ति का विज्ञान तथा बाजार की परिस्थितियाँ। चौथी कानून, टैक्स लाभ तथा सुरक्षाएं। दीर्घकालीन दौलत के संदर्भ में इन कानूनी लाभों को समझना अनिवार्य है। मिसाल के तौर पर कॉर्पोरेशन टैक्स चुकाने से पहले कुछ खर्च कर सकता है, जबकि कर्मचारी पर पहले टैक्स लगता है और फिर ये बचे हुए पैसों से खर्च करता है। कॉर्पोरेशन के लिए हवाई में बोर्ड मीटिंग, कार का भुगतान और बीमा तथा हेल्थ क्लब सदस्यताएं टैक्स से पहले के खर्चों में शामिल हो सकती हैं। कॉर्पोरेशन मुकदमों से भी कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। जब कोई किसी दौलतमंद व्यक्ति पर दावा ठोकता है तो उन्हें अक्सर कानूनी संरक्षण की कई परतें मिलती हैं और अक्सर यह पता चलता है कि वह दौलतमंद व्यक्ति दरअसल किसी चीज़ का स्वामी नहीं है।
है।